हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज 26 जुलाई के जो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। जो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले पेज में ही सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है उसमें राज्यों को भी अधिकार है कि उसका कुछ फ़ायदा उठा सकें। द मिनरल्स जो रॉयल्टी होती है वो राज्यों का अधिकार है। अभी आगे आएंगे डिटेल में, इसमें आर्टिकल दे रखा है। एंड 8-1 मेजॉरिटी रूलिंग थर्सडे, अ 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट upheld the power of states to levy royalty on extraction of minerals from their land and said they can also tax the land which comprise mines and quarries। ये बहुत लंबा डिस्प्यूट था सेंटर और स्टेट के बीच में। In the Indian cement ruling of 1989, a 7-judge bench concluded that royalty was a tax. But in 2004, Kesoram Industries case, 5-judge bench said royalty was not a tax. तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को अधिकार है कि अगर उनके ज़मीन क्षेत्र से कोई ऐसा एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो उससे रॉयल्टी ले सकती है। वो कोई टैक्स नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके से सेवा की छोटी सी फीस है, रॉयल्टी है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, आगे सीधे हमारे आर्टिकल्स पे जाएंगे। बाकी अखबार का अध्ययन आप पूरा करिएगा, हम सिर्फ की पॉइंट्स पे टिके रहेंगे। एक ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है, उसको लेके न्यूज़ थी। केरला का बच्चा था, वो बच गया, वरना जनरली मौत ही हो जाती है इसमें। लास्ट वीक 14-year-old अफनान जसीम फ्रॉम थिकोडी इन केरला's Kozhikode district became one of the only 11 people in the world and the first Indian to have survived deadly primary amoebic meningocytis। मतलब सोचिए, वर्ल्ड में सिर्फ 11 लोग जिंदा रह पाए जिनको ब्रेन ईटिंग अमीबा ने अटैक करा है, और भारत का ये पहला व्यक्ति है जो जिंदा बच गया। ब्रेन ईटिंग अमीबा साथियों बहुत कैसे भी हो सकता है। जैसे हाल ही में कुछ दिन पहले एक बच्ची को हो गया था, दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। वो अपने घर के गांव में अपने घर के पास वाले तालाब में खेल रही थी, तो पता नहीं कैसे उसने थोड़ा सा कंजम्पशन कर लिया, जो भी करा, तो उसमें अमीबा था, तो वो उसकी बॉडी में चला गया और ब्रेन ईटिंग अमीबा था तो उसकी मौत हो गई। PAM, प्राइमरी एमीबिक meningoencephalitis, is caused by Naegleria fovularia, an amoeba found in soil and fresh water such as lake। है ना, जनरली लेक्स और छोटे छोटे तालाब होते हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है, पॉन्ड्स रिवर होते हैं। तभी कहा भी जाता है कि जनरली आप दूर रहिए ऐसे थोड़े से जो गंदे से पॉन्ड्स दिख रहे होते हैं ना, जहाँ पे काई वगैरह भी होती है। प्रयास करें कि आप ऐसे पास में ना जाएं। अकॉर्डिंग टू यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल CDC, मोस्ट पीपल विद PM डाई विद इन 1 to 18 days आफ्टर सिम्टम्स बिगिन। और ऐसे मौत होना तो पक्का है। टिपिकली अमीबा एंटर्स द बॉडी थ्रू नोज विदाउट अर्ली इंटरवेंशन। वो नाक से एंटर कर जाता है, और ये बीमारी तो बहुत पुरानी है। 1909 में तो ब्रिटेन में भी ये देखी गई थी। केरला रिकॉर्डेड फर्स्ट केस इन 2016। 2016 में पहला केस केरला में आया था, और इसके अलावा बहुत केसेस सामने आ चुके हैं। अफनान की भी यही कहानी थी। अफनान लोकल पॉन्ड्स के पास में ही अपना खेल कूद रहा था, स्विमिंग कर रहा था। देखिए, स्विम ही हैड विद हिज फ्रेंड्स एट लोकल पॉन्ड, और वहीं पे इसने कंज्यूम कर लिया होगा, तो इसकी बॉडी के अंदर चला गया। ये बहुत दुखदाई होता है ब्रेन ईटिंग अमीबा, मतलब इसमें मौत ही होनी होती है। ये ईश्वर ने बचा ली, अच्छी बात है। तो हम इसमें जानेंगे क्या होता है। जनरली ये पॉन्ड्स होते हैं गाँव के पास में, उसमें हम लोग जनरली डुबकी लगाते हैं या खेलने कूदने चले जाते हैं। वहाँ से ये बॉडी में अगर एंटर कर जाएगा तो नुकसान पहुँचा देगा। आर्टिकल से बात कर रहे हैं तो अभी जो है ना, ये जो अमेरिका के आर्टिकल्स हैं, ये आप किसी काम के नहीं हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। स्ट्रेन फ्रेंडशिप, ये वाला आर्टिकल मैंने हाईलाइट कर दिया, मगर ये कुछ खास नहीं, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। ओलंपिक पे रहते हैं, ओलंपिक ड्रीम्स। Paris showcases climate change conscious Olympics, India is targeting double digit haul। थोड़ा सा ओलंपिक का ओवरव्यू दे लेते हैं। विद इंडिया कंटेम्पलेटिंग होस्टिंग द ओलंपिक्स, द पेरिस गेम्स विल ऑफर अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेयर इट्स प्रिपेयर्डनेस स्टैंड्स। ऐसे कि इंडिया भी सोच रहा है कि आगे वाले भविष्य में वो ओलंपिक्स को हेल्ड करेगा,
तो देख लेते हैं, इसी बहाने तैयारी कैसी करनी है वगैरह वगैरह दिख जाएगा यहाँ पे। गोइंग पास द 7 मेडल्स वन एट टोक्यो 2021 will be the immediate goal. A double digit haul will be considered commensurate return of the spending over the last 3 years। और जो आखिरी बार टोक्यो में 2021 में हुआ था, उसके बाद हमारा अब जो है अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास है ना। इंडिया लगभग अच्छी कैटेगरीज में प्लेयर्स हैं उसके पास। द वुमेंस हॉकी टीम दैट फिनिश फोर्थ इन जापान हैज़ फेल्ड टू इवन क्वालिफाई दिस टाइम। जो भी दुर्भाग्य है कि हमारी वुमेन हॉकी टीम इस बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है। लाइक मीराबाई चानू रिमेन्स द सोल कंटेंडर इन अ स्पोर्ट विद नो सेकंड रन इन साइट एंड नॉट अ सिंगल मेल क्वालिफाइंग। Gymnastic has no representation at all this time, with no one sprinting down to footsteps of Deepa Karmakar or Pranati Nayak, and Bhavani Devi's legacy in fencing has no hair either. Swimming participants are down from 3 to 2, male boxers down from 5 to 2, and male wrestlers from 3 to 1. However, where India can hope to make some gain is in shooting, where an eye-popping 21 have qualified, and at least few will be expected to convert those state starts into फाइनल्स एंड फाइनल टू फ्लो। मतलब तो कि ये थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है कि हमारे जो प्लेयर्स गए हैं इस बार ओलंपिक्स में, उनकी संख्या कम है कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज़। और जो हमें यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं ऑथर कि हमारे पास बैकअप प्लेयर्स नहीं हैं। हमारे पास लगभग कैटेगरीज में सिंगल सिंगल प्लेयर्स हैं या बहुत से बार डबल प्लेयर्स हैं। तो अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती तो हमारे फिर कोई भी बैकिंग नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सी टीम तो हमारी क्वालिफाई ही नहीं कर पाई है ओलंपिक्स के लिए। तो ये भी एक हम लोग बैकफुट में रह सकते हैं। देखते हैं क्या रहता है। फिर भी इंडिया में देखिए अच्छे प्लेयर्स और बढ़ाने पड़ेंगे देश को, है ना, तभी मज़ा आएगा। अब ये आर्टिकल एक है, हाउ वी सी आवर बॉडीज़ इंक्रीजिंग ऑब्सेशन विद वेट लॉस ड्रग्स। ये आपको अगर ध्यान हो, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी ओजेम्पेक नाम से, आपको मिल जाएगी ओजेम्पेक, थंबनेल में दिख जाए किसी न किसी वीडियो में। वेट लॉस ड्रग के बारे में है, कैसे एक ड्रग था जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ को टैकल करने के लिए बनाया गया था, जो ओजेम्पेक था। मगर उसके सिम्टम्स क्या देखने लगे, सिम्टम्स कह रहा हूँ, रिजल्ट्स क्या दिखने लगे थे कि वो क्योर तो टाइप 2 डायबिटीज़ को करना था। बताता हूँ मैं। असल में थोड़ा सा मैं वापस से पुरानी वीडियो पर जा रहा हूँ। तो ओजेम्पेक नाम का है ना एक ड्रग बनाया था, इंजेक्शन है। ये बनाया क्यों गया था? ये बनाया गया था टाइप 2 डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है। यूएस में बता रहा हूँ खासकर, ठीक है, वहीं से शुरुआत हुई है पूरे मैटर की। तो जो डॉक्टर साहब लोग थे, उन्होंने क्या करा, अपने पेशेंट्स को जो कि डायबिटिक आते थे, ये इंजेक्शन रिकमेंड करना शुरू कर दिया डायबिटीज़ क्योर करने के लिए। और जो पेशेंट थे वो इंजेक्शन लगता था उनका। मगर डॉक्टर साहब ने एक बार ऑब्जर्व करा कि जो उनका पेशेंट है, वो जो पहले इतना मोटा था, ठीक है ना, वो इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान एकदम पतला हो गया। तो ये थोड़ा सा ना कहीं से तो ये ट्रेंड पकड़ में लोग को आ गया कि जो डायबिटीज़ के क्योर में जो इंजेक्शन यूज़ हो रहा है, ओजेम्पेक है या फिर ट्राइमेस्फेज है, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो सब वीडियो में दे रखा है, वेबसाइट पे भी मैं डला हुआ है। अगर वेबसाइट पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल्स। तो लोगों ने क्या करने लगे ना, अब जो इसका इस्तेमाल करने लग गए, मतलब जिनको डायबिटीज़ नहीं भी था वो लोग भी इस इंजेक्शन को लेना शुरू कर दिया, इस इंजेक्शन को वेट लॉस करने के लिए। और गारंटीड इसमें वेट लॉस होने लगा। और ऐसा कोई मेजर मेडिकल साइड इफ़ेक्ट भी नहीं दिखने लगा कि कोई मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट रहा हो फ़िलहाल तो। अब क्या हो रहा है, जो ये कंपनी बनाती है ओजेम्पेक वाला इंजेक्शन, अब ये डेडिकेटेडली इसने मार्केट में निकाला ही इसको अब इस नाम से ये कि वेट लॉस करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। फार्मा कंपनीज तो अपॉर्चुनिटी देखती हैं, है ना। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया ना, देखते हैं आर्टिकल में कहना क्या चाह रहा है। आप अगर इसके बारे में और जानना है तो आप ना वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट पे जाते इधर सर्च बार होगा, इस पर क्लिक करके सर्च कर लेना ओजेम्पेक, तो आपको पूरा आर्टिकल निकल आएगा जो मैंने लिखा था इसको लेकर, ठीक है ना। चलो, द रियल प्रॉब्लम इज़ दैट दीज ड्रग्स हैव बिकम एस्पिरेशनल लग्जरी दैट फीड्स
वो सब दवाइयों की बात कर रहे हैं। Became an especially luxury that feeds the myth of the invisibility that has fat killers. Nobody looks at the preventive and long drawn route of diet and exercise anymore. देखिए कायदे की बात तो ये है कि हमें फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, रनिंग और अच्छा डाइट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर टेक्निकल बातें बताई वो उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। डिस्पाइट नेग्लिजिबल रिस्क प्रोजेक्शन देयर is too much anecdotal evidence of how some users have not been able to continue with these drugs, suffering from severe nausea, vomiting, stomach paralysis and depression. और देखिए मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं किसी भी चीज़ के, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ है उसका कोई कुछ मतलब मज़े ही मज़े हैं, कोई नुकसान नहीं है। मोस्ट सीरियसली हाउएवर द सेल्स पिच इज चेंजिंग once conceived to address diabetes primarily and weight loss secondarily as the calorie restriction. द एम्फोसिस नाउ इज़ मोर ऑन वेट लॉस। वही मैंने कुछ ओज़ाम्पिक के बारे में बताया है। अब तो भाई साहब कंपनी जो है ना बनाने वाली इसको, नोवो नॉर्डिस्क, वो बना ही इसको वेट लॉस के नाम से रही है भाई साहब, ठीक है ना। ठीक है। द यूएस मेकर एली लिली जेबाउंड हैज़ बीन अप्रूव बाय द एफडीए फॉर क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट इन एडल्ट्स। देखिए ओबेसिटी भी कुछ लोग को बहुत प्रॉब्लम ही होती है, तो डॉक्टर्स वहाँ पे ऑफिशियली लिख रहे हैं, मतलब ठीक है ना, लीगली लिख रहे हैं इस इंजेक्शन को, जिनको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वाइल अ वेट लॉस इकोनॉमी फ्लरिशेज विद बहुत नोवो नॉर्स ब्लूमबर्ग हैज पुट इट्स मार्केट कैप ओवर 570 बिलियन डॉलर्स एज बिगर देन द डैनिश इकोनॉमी। मतलब तो सोचिए कि अकेली इस कंपनी के इंजेक्शन से इतना कारोबार हो रहा है जो कि खुद पूरे जो आपका डैनिश इकोनॉमी है उससे भी ज़्यादा है। एक इंजेक्शन कमा के देगा फार्मा कंपनी को, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को क्रेज़ है वेट लॉस वगैरह के लिए। अच्छा कुछ लोग को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेट लॉस का क्रेज़ है दुनिया बिल्कुल बेकार है, लोग सिर्फ हेल्दी दिखना चाहते हैं। कुछ लोग को प्रॉब्लम भी होती है वेट की, जिससे उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। दोनों बातें, मगर ये ठीक नहीं है। मेडिकली आप ऐसे अपने ज़बरदस्ती वेट लॉस नहीं कर सकते, आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, रनिंग, फिजिकल फिटनेस वगैरह भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब लार्जर इश्यूज हाउ ऑल दिस मेड अस मोर ऑब्सेसिव एंड मायोपिक अबाउट हाउ वी सी आवर बॉडीज। इफ वी थॉट हिज दिस वुड पुट एन एंड टू फैट शेमिंग एंड बॉडी डिस्मॉर्फिया, द ड्रग ओनली सेट्स अ न्यू क्वालिफाइंग बेंचमार्क ऑफ फैट फ्री वर्ल्ड and where you have to afford to be a slender and smart. The nomenclature of anti-obesity drug makes fatness seems like a bug that can be experimented at will and distorts our perception of how we become fat in the first place. तो ये भी सही बात है कि कमर्शलाइजेशन के नाम पे जो हम एक नया एक ना फोमो क्रिएट कर रहे हैं ना, फैट हो गए तो आप अच्छे नहीं लगोगे वगैरह वगैरह, गलत है। और अगला आर्टिकल खास नहीं था, छोड़िए। इकोनॉमी वेज में ये सब बातें करें टैक्स वगैरह को लेके, और रुपी भी कुछ खास नहीं चल रहा है। माइनिंग एंड द पावर ऑफ स्टेट, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लेके आर्टिकल है। इंडिया स्टेट्स आर द पावर टू टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड कलेक्टिंग रॉयल्टीज़, ठीक है ना। अरे आपके क्षेत्र में कोई माइनिंग हो रही है उससे रॉयल्टी ले सकते हैं आप। फॉरेन जजमेंट स्टेट्स can generate additional revenues in the form of taxes on mining activities and on the land used to conduct these activities, ठीक है ना। केसेस में भी बताया गया ये वाली बात। मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस एमएससी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन पेंडिंग फॉर मोर देन क्वार्टर सेंचुरी वॉज डिसाइडेड एन 8-1 स्प्लिट। तो ये निर्णय लिया गया था। हाउ डिड दिस मैटर रीच अ 9 जज बेंच? रॉयल्टीज रिफर टू द फीस पेड टू द ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू यूज़ दैट प्रोडक्ट। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी से सिंगर ने गाना गाया और एक म्यूज़िक कंपनी उसकी सीडी बना रही है, तो अब वो जितनी भी सीडियाँ बेचेगी, जितनी भी उसका कमर्शियल काम करेगी, उस सिंगर को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। रॉयल्टी क्या होती है? रिफर्स टू द फीस पेड टू द ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सेक्शन 9 ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 requires those who obtain leases to conduct mining activities to pay royalty in respect to any mineral removed। और सेक्शन 9 जो है आपका में माइंस एंड मिनरल एक्ट में लिखा भी हुआ है कि अगर भैया एक कोई काम लीज वाला कर रहा है एक्सट्रैक्शन करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। दिस इज द क्वेश्चन, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज द एंटायरली एंटिटी लीजिंग ऑफ द लैंड। अच्छा अगर स्टेट गवर्नमेंट ही एंटिटी है जिसने लैंड लीज पे लिया है, टू अ लीज होल्डर, लीज पे दिया है, डज दिस मेक रॉयल्टीज अंडर द MMRD अ फॉर्म ऑफ टैक्स? तो क्या जो स्टेट कलेक्ट कर रही है उसे हम टैक्स बोलेंगे या रॉयल्टी बोलेंगे? द सुप्रीम कोर्ट आंसर्ड दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम इन
इंडिया सीमेंट लिमिटेड। और इसको लेकर चर्चा करी गई वो पहली बार करी सुप्रीम कोर्ट ने सीमेंट्स वाले केस में। कौन से केस में करी? इंडिया सीमेंट वाले केस में। कि अब हम बताते हैं कि क्या अगर स्टेट ही रॉयल्टी कलेक्ट कर रहा है, अगर स्टेट ही रॉयल्टी कलेक्ट करेगा तो उसे टैक्स बोलोगे या रॉयल्टी बोलोगे, है ना? The Supreme Court answered this question. In this case, a seven judge bench heard a challenge by the company to a Tamil Nadu law imposing a cess or tax levied in addition to the normally taxable amount on land revenues, including royalties. The court held that, court ने क्या कहा, the power to collect royalties, स्टेट्स को क्या होता है ना, रॉयल्टी करने की पावर होती है, बट नॉट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। इट इज सेड द सेंटर हैज़ ओवर राइडिंग अथॉरिटी ओवर रेगुलेशन ऑफ माइंस। और केंद्र सरकार के पास शक्ति ज़्यादा होती है। एंट्री 54 द यूनियन लिस्ट में मेंशन करा हुआ है, ठीक है ना। वे आर द ओपिनियन दैट रॉयल्टी इज अ टैक्स एंड सच केस सेस on royalty being a tax on royalty. We are the opinion that royalty is a tax, and as such, a cess on a royalty being a tax on royalty is beyond the competence of state legislature because Section 9 of the Central Act covers the field. और उन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा नहीं पॉसिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है, आपको नहीं है। द स्टेटमेंट रॉयल्टी इज अ टैक्स हाउएवर ट्रिगर्ड इवेंट्स दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ 9 जज बेंच। मगर अब फिर कंट्रोवर्सी में आ गया, ये फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया। फिर एक और केस गया केशोरम इंडस्ट्रीज़ वाला, ठीक है ना। इसमें 5 जज वाली बेंच बैठी, ठीक है ना। द कोर्ट सेट द वर्ड सेस ऑन अपीयर टू हैव बीन इनएडवर्टेंटली और erroneously omitted while typing the text judgment. Their lordship have held that royalty is not a tax. However, as the bench in Kesoram Industries was smaller than the one in India Cement, the court could not overrule and rectify the position. अब ये बेंच स्मॉल थी तो ये पूरी तरीके से निर्णय दे भी नहीं पाई वाला, चेंज कर पाई। अब 2011 में फिर मैटर उठा मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में, when the court was already 12 years into hearing a challenge to Bihar law. अब और स्टेट में भी ये सब मैटर उठने लग गए थे, तो कोर्ट took note of the apparent conflict between Kesoram Industries and the Indian Cement, which had direct ramifications on the case before it. तो ये कंट्रोवर्सी रही है हमेशा कि रॉयल्टी है कि टैक्स है, टैक्स है कि रॉयल्टी है, क्योंकि अगर टैक्स हो गया तो यूनियन लिस्ट में चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पहली बात तो ये पूरा काम ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो कि पैसा किसको क्यों देगी। सो वाई डिड द मेजोरिटी इन थर्सडे डिसीजन होल्ड द रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स। तो भैया अचानक से ये कोर्ट कैसे मान गई कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। द मेजोरिटी हेल्ड दैट अ रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स बिकॉज देयर इज़ अ कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड टैक्सेस। रॉयल्टीज आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। रॉयल्टी का बोलते कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, है ना, कोई संविदा हो बिटवीन द माइनिंग लीज होल्डर एंड द लेसर, उस लीज होल्डर के नाम पे और जो लेसर देने वाला है, who can even be a private party. Also, taxes are meant for public purposes as welfare schemes and creating public infra, whereas the payment of royalties or a lesser in exchange for parting with the exclusive privileges in the minerals. तो यही कहा कि भैया देखो टैक्स तो अलग चीज़ हो गई, वो तो भी जनहित के लिए टैक्स दिया जाता है, मगर यहाँ पे क्योंकि वो एक सेवा का इस्तेमाल कर रहा है, वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है स्टेट की जगह से, तो भैया वो रॉयल्टी है। एंड वाई डिड द कोर्ट फाइंड दैट स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स मिनरल डेवलपमेंट। फिर कोर्ट ने ये भी कह दिया कि भैया स्टेट्स को आप इसमें मना नहीं कर सकते, और उनकी ज़मीन पर यार काम हो रहा है वो कैसे नहीं लेंगे। द सेकेंड एस्पेक्ट दैट द कोर्ट कंसिडर्ड वॉज वेदर स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स मिनरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ or whether such tax is the sole province of the center. Under the state law, states are given the exclusive power to make laws relating to the taxes on mineral rights. ठीक है ना, स्टेट पर अथॉरिटी है स्टेट लॉ के हिसाब से कि वो नियम बना सकती है, ठीक है। However, in the entry 54 of the union list gives the center the power over regulation of mines, जबकि जो एंट्री 54 है, एंट्री 54 है यूनियन लिस्ट की, एंट्री 54 है किसकी, यूनियन लिस्ट की, उसमें ये दिया हुआ है कि रेगुलेशन वगैरह वो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इंडियन सीमेंट पोजीशन द रॉयल्टी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द MMRDA वुड बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स विच कवर द फील्ड बारिंग एनी फर्दर टैक्स फ्रॉम बीइंग इम्पोज। हाउएवर, जो आपका पुराना केस था इंडिया सीमेंट वाला, उसमें तो यही कहा गया था कि भैया तो टैक्स है, मगर जो MMRDA वाला केस था, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला, MADA, held that royalty is not a tax. As a result, royalty would not be comprehended within the meaning of expression taxes on mineral rights.
मतलब कि ये टैक्स नहीं माना जाएगा। इफेक्टिवली द कोर्ट हेल्ड दैट MMDRA only gives state another revenue stream through royalties and does not interfere with the state power to impose taxes under 50। और यही कहा गया कि भैया जो एमिनल अथॉरिटी है वो सिर्फ पैसा कमा के दे रही है राज्य को, ठीक है ना। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट पार्लियामेंट्स पावर अंडर एंट्री 54 ऑफ द यूनियन लिस्ट डू नॉट एक्सटेंड टू इम्पोजिंग टैक्सेस एज दैट पावर एक्सक्लूसिवली विद द स्टेट लेजिस्लेचर्स। और ये भी क्लियर कर दिया भैया एंट्री 54 का आप ऐसे दुरुपयोग नहीं कर सकते, स्टेट का है तो भैया स्टेट पे आप रहने दो, यू कैन नॉट इंटरफेयर विद द स्टेट अथॉरिटीज़, ठीक है ना। एंट्री 50 अलाउज पार्लियामेंट टू प्लेस एनी लिमिटेशन, और एंट्री 50 में क्या बता रखा है कि पार्लियामेंट लिमिटेशन लगा सकता है अगर वो चाहे तो किसी भी प्रकार की, ठीक है ना, एनी लिमिटेशन ऑन स्टेट with taxes। The court did not limit states' power to tax mineral development authorities to entry 50, though it held that state also had the power to tax the land where mines and quarries are located, as it includes all types of land। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर स्टेट के क्षेत्र में काम हो रहा है उसे अधिकार है कि वो रॉयल्टी लेगा उसकी। मतलब लगभग 3 से 4 केस के बाद ये निर्णय लिया गया कि स्टेट को अथॉरिटी है और ये स्टेट का एक तरीके से रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। माइंस एंड मिनरल्स के रिगार्डिंग ये जजमेंट बहुत ही लैंडमार्क रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले समय पे भी इसको बहुत देखा जाएगा। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वो वेबसाइट पर डाल दिए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हो। और अखबार का अध्ययन पूरा करिएगा, हम सिर्फ एक क्विक एनालिसिस दे रहे थे आपको, बाकी अखबार पूरा ही ज़रूरी होता है। अब आप आए, थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।